हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। कल जो पेपर होने वाला है सोशल साइंस क्लास एट्थ का, उससे रिलेटेड ओरल टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज पे। सभी विद्यार्थी समय रहते, हालांकि आज सुपर संडे है इसलिए तैयारी कर ले में। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा ओरल टेस्ट में। पहला प्रश्न देखिए, नेम एनी 5 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। 5 राज्यों के नाम। देर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 28 राज्य, उनमें से आपको केवल 5 जो भी आपको सहजता से सरलता से याद हो सके, ऐसे 5 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी, दोनों चीज़ें बतानी। जैसे आपने राजस्थान बोला तो जयपुर, ये पता होना चाहिए। पंजाब बोला तो चंडीगढ़। आपने आंध्र प्रदेश बोला तो अमरावती। आपने बिहार बोला तो पटना। ऐसे जो भी स्टेट्स आपके द्वारा बोला जाता है उसकी कैपिटल भी आपको बोलनी है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो चाहें 5 राज्य कोई भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोले वही याद किए जाए, दूसरे भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 3 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। वो 8 है हमारे देश में। देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री, और उनमें से आपको केवल 3 बताने। हालांकि 3 मैंने लिखे यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, इसके आगे आइलैंड और है, आइलैंड, ये जोड़ लेना आप लोग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और सेकंड मैंने लिखा चंडीगढ़, और थर्ड लिखा है दिल्ली। इसके अलावा और 5 और है, आप चाहें तो उनमें से भी बोल सकते हैं। 5 कौन से हैं? जैसे दादरा एंड नगर हवेली, या दमन एंड दीव, ये भी है। और जम्मू एंड कश्मीर भी है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, और पुडुचेरी है। ये 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में। इनमें से आपको केवल 3 बताने। आप चाहें तो ये जो 3 मैंने लिखे हैं ये बोल सकते हैं। इसके अलावा और जो मैंने रिपीट किए बोले हैं, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा एंड नगर हवेली, उनमें से कोई भी बता सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? ये हम सबको याद है अच्छी तरह से कि 6 फंडामेंटल राइट है। बट ये नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप 6 फंडामेंटल राइट्स बोलिए। आपसे पर्टिकुलर राइट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसके तहत क्या चीज़ मिलने वाली है आपको। जैसे राइट टू इक्वलिटी, यदि आपने बोला मान लो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इक्वलिटी यानी समानता, तो इस अधिकार के तहत हमको क्या मिलता है। कोई बात नहीं, यदि आप इंग्लिश में नहीं बता जा पाए, आपको हिंदी में बताना है कि समानता के अधिकार के तहत हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो कैस्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से हो, सेक्स से हो, इकोनॉमिक आधार पे हो, यानी जाति आधारित, धर्म आधारित, लिंग के आधार पे, या अमीर गरीब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं। हम सब लोग इक्वल है, सब लोग समान है। ये समानता का अधिकार हमें देता है। फिर सेकंड, मान लो आप बोल रहे हैं राइट टू फ्रीडम, कि मैं राइट टू फ्रीडम के बारे में बताऊंगा, तो इसको एक्सप्लेन करना। फ्रीडम यानी आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? देश के किसी भी कोने में घूमने की आज़ादी आपको, और कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, अपना धंधा कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं। इस तरह की इस राइट टू फ्रीडम में हमको आज़ादी है। और राइट टू फ्रीडम में विचार प्रकट करने की भी आज़ादी है, आप अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम भारत में प्रचलित किसी भी धर्म की मान्यताओं को मान सकते हैं, उसकी पूजा पाठ की पद्धति को अपना सकते हैं,
और उसके अनुसार अपना रहन सहन कर सकते, ये आज़ादी है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, राइट अगेंस्ट है, टू नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है, शोषण यानी कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता। शोषण कैसे, मान लो बच्चे की उम्र पढ़ने की है, उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, तो ये शोषण हो गया। शादी की उम्र नहीं है, फिर भी शादी के लिए प्रेशर डाला जा रहा, ये हमारा शोषण हो गया। हमको ज़बरदस्ती किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में काम पे डाल दिया गया, यानी ये हमारा शोषण हो गया। तो इसके अधिकार भी हम, इसके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है। ऐसे एक्सप्लेन करना है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। हम कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। संस्कृति यानी किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। अपने हिसाब से हम सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी पांचों तो बता देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें संवैधानिक उपचारों का मतलब है, यदि ऊपर दिए गए पांचों राइट्स, ऊपर 5 जो राइट्स लिखे हुए हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं, उन अधिकारों से आपको यदि वंचित किया जा रहा है किसी भी तरह से, तो आप इस अधिकार के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है, संवैधानिक उपचार। इस तरह से विद्यार्थियों, आपको इन 6 मौलिक अधिकारों का एक्सप्लेनेशन करना है। चाहे हिंदी में, आप चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा सहज या सरल जिस भाषा में आपको लगे वो कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा क्या थी। आपने पढ़ी है, सबने लिखा भी है कॉपी में। मैं बता देता हूँ। सती प्रथा यानी पुराने समय में राजाओं का जब शासन था, उस समय यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी, राजा की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था जिंदा। इस प्रथा को, इस रीति को, इस रिवाज को सती प्रथा कहते थे। ये तो हुई हिंदी में। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहें तो भी बोल सकते हैं, सती वॉज ए प्रैक्टिस वेयर अ हिंदू विडो was forced to sit on her deceased husband's funeral pyre and be immolated alive। यानी ये एक वो प्रथा थी जिसमें मृत पति की चिता पर जबरदस्ती उसकी पत्नी को बिठाकर जला दिया जाता था। इसके बारे में एक्सप्लेन करना आपको, आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी, ये एक विचारधारा है, दैट says religions should not be involved with the ordinary social and political activities of a country। यानी सेकुलरिज्म एक विचारधारा है जो यह कहती है कि धर्म किसी भी देश के सामाजिक या धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक मामलों में बीच में नहीं आना चाहिए, यानी धर्म को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ये आप इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में इसको आप स्पष्ट कर पाएँ, ऐसा सरल शब्दों में ये प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आसान है ऊपर वाले प्रश्नों से। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए शब्दों की फुल फॉर्म लिखनी। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है हिंदी में विश्व, मैं वापस लिख देता हूँ,
विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये नीचे लिख रखा है मैंने, देख लेना, इसको हिंदी में भी बताना है। और आईएनसी ये एक राष्ट्रीय दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट इज रिसोर्स, आपने बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ा है इसको। रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। संसाधन वो है जिससे हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्लेज, आपको अपनी जो मॉर्निंग असेंबली में रोज बोलते हो वो प्लेज बोलनी है। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे विद्यार्थियों को वो प्लेज बोलनी है, इसलिए वो भी याद कर लें। इससे दोहरा फायदा होगा आपको। यदि कभी मॉर्निंग असेंबली में आपको बोलनी पड़े तो वहाँ भी काम आ जाएगी, और कल आपको ओरल टेस्ट में मार्क्स दिला देगी। 9वां प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय विडो रीमैरिज? विधवा पुनर्विवाह से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको बताया गया था अच्छी तरह से कि जब कोई किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो विधवा हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय और भी बहुत सारे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह थे जो इस पक्ष में थे कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह किया जाए। वो एक कानून था, उसको विडो रीमैरिज एक्ट कहते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, विडो रीमैरिज इज द एक्ट ऑफ ए वीमन हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड रीमैरिंग, यानी इस एक्ट के तहत वो विधवाएं भी दोबारा विवाह कर सकती है। और क्वेश्चन नंबर 10, ये पूरी तरह आपसे रिलेटेड है। योर हॉबीज, यानी तुम्हारे शौक, तुम्हारी रुचियाँ क्या है। हॉबीज़ में आपको अपनी रुचि बतानी है। कोई कहेगा सिंगिंग मेरी हॉबी है, कोई कहेगा डांसिंग हॉबी है, कोई कहेगा खाना बनाना मेरी हॉबीज है, कोई कहेगा खाना खाना मेरी हॉबीज है, यानी दूसरे का बनाया हुआ खा सकता हूँ। तो इसमें किसी का चित्रकारी होगा हॉबीज़, किसी का खेलना होगा। इस तरह से आपको अपनी अपनी हॉबीज़ बतानी है अपने हिसाब से। ये था स्टूडेंट्स कल होने वाले ओरल टेस्ट, जो सोशल साइंस क्लास 8 का ओरल टेस्ट होगा, उसके लिए एक छोटा सा पेपर मैंने बनाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा आपको। तैयारी कर ले, आज संडे है, पूरे दिन आप फ्री होंगे, उस हिसाब से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लें। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना भी नहीं भूलना।